हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम बड़ी ख़बरों के पीछे की खबर बताते हैं और जो बड़े लोग हैं, हमसे ज़्यादा जानने वाले लोग हैं, उनसे हम आपको मिलवाते हैं ताकि वो किस तरह से हालात को देख रहे हैं ये आप तक पहुंच सके। अभी जो मुल्क भर में हालात हैं, सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट और उसके अलावा एनआरसी पर जिस तरह से बहस हो रही है और पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स निकल कर के आए हैं इसके ख़िलाफ़। अब हालत यह है कि सरकार भी अपना कुछ रुख बदल रही है, लेकिन ग्राउंड पर अभी कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। मैं आज वरिष्ठ पत्रकार जो इंटरनेशनल अफेयर्स और मुल्क के हालात बहुत नज़दीक से कई दहाइयों से देख रहे हैं, सईद नकवी साहब के साथ हूँ। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। जो ये मौजूदा हालात हैं, जिस तरह से नफ़रत बेची गई है एक लंबे वक्त से, और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि माइनॉरिटी से मेजॉरिटी को डराने का एक सिलसिला चलाया गया है। तो इस मौजूदा हालात को ख़ास तौर पर जब हर आदमी को और हर मज़हब के आदमी को ये फ़िक्र लाहक हो गई है कि मैं अपने आप को इंडिया का नेशनल कैसे साबित करूं, मैं अपने बाप दादा के कागज़ भी पेश करूं, कहां से लाऊं, इसमें उलझाने की जो कोशिश है और जो 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 कंपोजिट कल्चर को नुकसान पहुंचाया गया है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये सारा मामला सियासी है जी, जिसका कि आपने तस्करा किया। इसके पीछे एक तंजीम है जो कि एक हिंदुस्तान को एक तरह से देखना चाहती है, और वो खुद ही एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि हम सिर्फ हम ट्रांसफॉर्मेशनल काम कर रहे हैं, यानी जो है हिंदुस्तान वो नहीं रहेगा। इस पे किसी हद तक ये दो लोग, खासकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इससे पहले ये बातें मार्जिन्स पे होती थी, अब ये मेन स्ट्रीम से हो रही हैं। लेकिन ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं हिंदू के बारे में, ये बात कर रहे हैं मुसलमान के बारे में, और बाकी और जितनी अक़लियतें हैं जिसमें कि क्रिश्चियंस भी हैं, सिख भी हैं। ये दो बड़े ही जो एलिमेंट्स हैं उनका हमें पहले तो एक सरसरी जायजा ले लें। ये हिंदुस्तान का हिंदू क्या चीज है, ये समझें। जी। हिंदुस्तान का हिंदू बंगाली भी है, वहाँ दुर्गा पूजा होती है। हिंदुस्तान का हिंदू महाराष्ट्रियन भी है, वहाँ महाराष्ट्री मराठी बोली जाती है और गणेश चतुर्थी होती है। यहाँ का हिंदुस्तानी जो है वो उत्तर प्रदेश में रामलीला होती है। ये लेकिन अगर आप तमिलनाडु चले जाएं तो कंबर रामायणम जो है वो बिल्कुल रामायण की एक दूसरा रूप है। लिहाजा ये जिसको कि मुंजमित करके ये एक कंपोजिट हिंदू बनाना चाह रहे हैं, सिंगल यूनिट जो बनाना चाह रहे हैं, ये खुद ही बहुत बड़ा मरहला है। देखिए, इसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों, बल्कि आरएसएस के आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे, वो सब हिंदी अच्छी बोलते हैं। ये उनकी मादरी ज़बान नहीं हो ज़रूरी नहीं है कि ये उनकी मादरी ज़बान हो। ये शाखाओं में सिखाई गई है, ये यूनिटी लाई गई है। जैसे कि मादरी उर्दू में शुअरा जो हमारे अवध और हैदराबाद के हैं, उनकी मादरी ज़बान भी उर्दू या हिंदुस्तानी नुमा ज़ुबान थी। लेकिन जो पंजाब के शुअरा थे, चाहे वो फैज़ अहमद फैज़ हों, चाहे वो इकबाल हों, उनकी मादरी ज़बान पंजाबी थी। तो ये एक बड़ा अजीब मुल्क है। और इसके अगर आप करेंसी नोट निकालें तो करेंसी नोट में हिंदी आपकी नेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश लिंक लैंग्वेज है, और बाकी और 15 ज़ुबानें नीचे लिखी हुई हैं जिनमें कि वो डिनोमिनेशन बताया जाता है। उसमें से अक्सर ज़ुबानें वो हैं जिसमें कि क्लासिकल लिटरेचर्स हैं,
जी। तो इसको एकदम से जोड़ देना, ये हिंदी की कोशिश आपको याद है 1967 में हुई, तमिलनाडु का मूवमेंट, द्रविड़ मूवमेंट खड़ा हो गया, अभी तक है जी, अभी तक है वो। और वो बिल्कुल सेसेशन की बात करने लगे। जी, ये तो रही हिंदू की तस्वीर। जी, जी। वैसे ही मुसलमान है। हम लोग गलत समझते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान कोई एक मुंजमद चीज़ है। हाँ, नमाज मक्के की तरफ करके वो पढ़ता है। जी, जी। वैसे तो जितने भी हिंदू हैं इनके लिए भी गंगा भी पवित्र है और कैलाश और मानसरोवर भी पवित्र है। जी, जी, जी। वो है, हाँ, वो कॉमन एलिमेंट्स हैं। लेकिन मापिला जो है केरला में, उसका पूरा कल्चर मलयाली है। जी, तमिलनाडु में लब्बाई जो है उसका पूरा कल्चर, यानी मैं अगर उनके साथ बैठूं तो बात नहीं कर सकता, करुणानिधि और उनके बेटे जो हैं स्टालिन, वो उनसे बात कर सकते। जी, जी, जी। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अवध का जो इलाका है, नॉर्थ इंडिया का, ये इसका रोब इसलिए ज़्यादा रहा कि यहाँ पे हुकूमतें रहीं। यहाँ पे मुग़ल सल्तनत भी इसी पर, और यहाँ की नवाबी लखनऊ में रही और दिल्ली में मुग़लिया रही। जी, जी, जी। तो उसका एक रोब रहा। लेकिन जो मुआशरे, जो निजी जिंदगी थी, वो इन सब की अलग अलग रही। इन सब को हमें जोड़ देना कि हम मुसलमान एक हैं, अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान से टूट के बांग्लादेश न बना होता। जी, 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 जी। वो इसीलिए बना कि इस्लाम जो है, और अगर इस्लाम ही को ही सिर्फ यूनिट होता तो इस वक्त सऊदी अरेबिया और ईरान एक दूसरे के दस्तों गरेबान न होते। जी, जी, जी। और ये कि कोई भी अरब मुल्क एक दूसरे से करीब जो है उसमें कोई ना कोई कशिश, कोई ना कोई रंजिश है। लिहाजा ये पूरा देखने का तरीका ही गलत है। जी, जी, जी। पहले तो ये बात साफ कर ली जाए। सही। अब रही बात जहाँ के हम हैं। जी। हम हैं साहब अवध के। अवध के पास लखनऊ शहर है। जी। अदब का और अदब की सेहत का मरकज़ रहा है। जी, जी, कल्चर का तकल्लुफ़, उठना बैठना, नशिस्त बर्खास्त, कैसे आओ कैसे जाओ, कैसे बात करो, तांगे वाला भी वहाँ का लोग मजाक करते हैं, लेकिन ये वाक़या है कि उन्होंने कहा कि साहब आप हुजूर ये क्या दे रहे हैं? कहने के 8 आने दे रहे हैं। सरकार धीरे से कहिए, घोड़ा ना सुन ले। अब ये जो तरीके हैं, ये वाकई में वहाँ के थे, अब कम घट रहे हैं। अब घट रहे हैं। तो हम वहाँ के, वहाँ पे दो चीज़ों ने मिल के वहाँ के कल्चर को बनाया। एक तो जो नवाबी थी वो शिया थी। ये बातें साफ कर लेना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो लेकिन सुन्नी बहुत अहम था, लेकिन वो बजरिए ये जो है अपने सूफी सिलसिले, सूफी सिलसिले वाले से आया। तो लिहाजा दोनों ये संगम जो हुआ शियाइज़्म का और सूफी सिलसिलों का, जिसमें शिया और सुन्नी दोनों आ गए, वो उसने यहाँ की ज़मीन की चीज़ों को एक्सेप्ट किया, यहाँ के रंगों को एक्सेप्ट किया, यहाँ की होली को एक्सेप्ट किया। होली को अपने ईरान के उससे नौरोज से मिला दिया। और इस किस्म की चीज़ें सिंथेटिक की, सिंथेसिस बनाई। ठुमरी, दादरे, ये गाना हमारे सोहर, मैं हर एक जगह बताता हूँ कि हमारी वालदा मुअज़्ज़मा का और उनकी वालदा का सोहर कहते हैं, जो औरत के यहाँ जब उसके पाँव भारी होते हैं तो सोहर गाया जाता है। और बड़ा ख़ास सोहर था, अल्लाह मियाँ हमरे भैया का दियो नंदलाल, ओ माय अल्लाह गिव माय ब्रदर अ सन लाइक लॉर्ड कृष्णा। ये गाने में
उनका ईमान नहीं चला गया। जी जी जी। घर में मस्जिद थी, जी जी। 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी। जी जी जी। वो अलग है। हाँ। कल्चर अलग है, जी। मजहब अलग है। सही। हर मजहब एक कल्चर एग्जीक्यूट करता है। जी जी। जो कि कॉमन टेरेन हो जाती है सबकी। जी जी। उसमें हिंदू भी हो, मुसलमान भी हो, और खासकर ये सूफी सिलसिलों ने जी जी। ऐसी जमीन जरखेज बनाई सबके इस मुआशरे को फरोग देने अच्छा, की। ये सब तो आपने देखा और तजर्बे आपने बताए, लेकिन अब आपको कैसा लगता है जिस किस्म के हालात अब बने हैं उसमें इंसान हम क्या लोग महसूस करे कि आगे किस तरह से हम अपने आप को चलाएं? एक पहलू और हम आपको बता दें। जी जी जी। वो लोगों की समझ में नहीं आई है अभी तक कि जब पार्टीशन हुआ था जी जी। वो महज, अभी बंगाल की मैं बात नहीं कर रहा जी हूँ, जी जी। वो यहाँ सिर्फ पंजाब का हुआ था। जी जी यानी लाहौर का हिंदू इधर आ गया, जी जी। अमृतसर का मुसलमान उधर चला गया। जी जी अब रही बात, सेक्रेटेरिएट बनना था। जी। तो अब मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। जी, जी, जी। काजिम रजा साहब हमारे आइज़ा में से थे। वो डीआईजी थे यूनाइटेड प्रोविंसेस के, जो यूपी था तब पहले। जी जी जी। अब 1947 आ गया तो उनका अब ये कि आईजी वो बनेंगे। जी जी। तो पंत जी थे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, बाद में चीफ मिनिस्टर कहलाए। पंत जी के पास गए, पंत जी ने उन्हें समझाया कि देखो एक मुल्क हमने उधर भी बनाया है। हाँ। वहाँ पे उस मुल्क की बका जो है वो हमारे लिए बहुत ही मुफीद है। वो अगर कामयाब होगा तो उससे हम सुकून से ज़्यादा रह पाएंगे। इसलिए वहाँ भी एक सेक्रेटेरिएट है। उन दिनों में उनका कैपिटल कराची था। जी जी। लिहाजा यहाँ से इनको इशारतन ये कहा गया कि आप यहाँ क्यों रहें, आपका वहाँ काम ज़्यादा है। ये वहाँ चले गए और वहाँ ये फिर इंटेलिजेंस के चीफ बने। जी जी। अब ये एक एग्जाम्पल जो है, इसी को आप मिलियंस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। उससे कराची बना, मुहाजिर बने। यहाँ इसके सेक्रेटेरिएट इस तरह से हमने वहाँ का बनाया। उसके बाद एक दीवार, और ये समझे थे कि आना जाना रहेगा, चचा इधर है भतीजा उधर है। ये नहीं समझे थे कि दुश्मनी उधर भी और इधर भी लोग इस घात में बैठे हुए हैं कि इसको एक खून की लकीर बना देंगे। जी 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 जी। अच्छा। तो ये अब मुल्क के अंदर जो खून की लकीर बनती नजर आ रही है वो क्या, उसे आप कैसे देख रहे हैं? अब उस हर चीज को देखो, एक रविश है। 1900 हम लोगों ने कई झटके खाए। सबसे पहला झटका हमारे इलाके में हुआ 1857। उसके बाद झटका हुआ 1947। अरे पंडित जी तो कहते थे पार्टीशन होगा नहीं। पंडित जी हम कहते थे जवाहरलाल को। जी जी। उनको जवाहरलाल का नाम नहीं लेते थे। पंडित जी ने कहा है नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा कि भाई देखो, मुसलमानों ने मिडिल क्लास अभी नहीं बनाया है, लिहाजा क्योंकि कांग्रेस की जो वो प्लेटफॉर्म है, जो बेस है वो सोशलिस्ट है, तो लिहाजा ज़मीनें जाएंगी, लेकिन हम अभी उसको डिले कर देंगे और लिहाजा तुम लोगों का भी मिडिल क्लास बन जाए। ये पंडित जी ये कह के गए थे। पंत जी ने 1952 में तड़ाक से जमींदारी का एबॉलिशन कर दिया। मालूम ये हुआ कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो एक, जैसे एक कहावत है कि he played piano in a brothel without knowing what was going on upstairs। यानी ये कांग्रेस के बाकी जो करता धरता थे वो उन्हें कुछ करने नहीं देते थे। जी जी। तो ये हम लोगों को ये कब मालूम हुआ? इसमें हम बेवकूफ़ बने। जी, वही हम बेवकूफ़ बने। हम ये समझे कि भाई ये तो सब हमारे हैं। और ये धीरे फिर सियासत बदलने लगी। सियासत में 1980s का जो दौर है वो एकदम से लगा कि ये क्या हो रहा है। कास्ट पॉलिटिक्स आई। वीपी सिंह ने जो ये ब्रह्मास्त्र भेजा मंडर वाला, ये धीरे धीरे एक हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ था, एक हिंदू रेट ऑफ एवोल्यूशन था। इन्होंने ये झटका जो दे दिया, तो एक इन्हीं का आदमी, इन्हीं के यहाँ का राजपूत इसी पूरे ट्रायंगुलर को, जो एक कास्ट पिरामिड है, उसको झिझोड़ दे, तो उससे दो चीजें पैदा हुई
जो नीचे वाला तबका सियासी आया, जैसे मुलायम सिंह हुए और लालू प्रसाद हुए और इस तरह के लोग, उन्होंने कहा अच्छा इस ट्रायंगल के बाहर हैं हम हैं आउटकास्ट। जी जी, आप मलेच्छ हैं या आप जाने या ना जाने, जी जी, ये समझ लीजिए। हाँ हाँ जी, तो वही ये हम तो बाहर थे। हाँ। अब ये हुआ नीचे वाला का इसको कोऑप्ट करके इस ट्रायंगल को टॉपल कर दें। ऊपर वाले ने कहा नहीं, इसको टारगेट करो और टारगेट करो ताकि ये जो है हमारा पिरामिड ये मुस्तहकम अपनी जगह कंट्रोल में रहे। ये तो ये यूं और यूं में आप फंसे हो इधर और उधर, आप डायरेक्टली आप नहीं है, ये कास्ट पिरामिड को स्टेबलाइज किया जा रहा है। उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? नफ़रत की ज़रूरत है। नफ़रत कैसे पैदा की जाए? पाकिस्तान बना हुआ है, पाकिस्तान से नफ़रत करो, पाकिस्तान से हिंदुस्तान के मुसलमानों को जोड़ दो साइकोलॉजिकली। ऊपर से कहेंगे नहीं नहीं नहीं, उनसे इनका क्या लेना, लेकिन साइकोलॉजिकली जोड़ दो, कश्मीर को से जोड़ दो, आतंक से जोड़ दो। ये जो एक वबा फैली, अच्छा इत्तेफाक की बात यह है कि ये फिर भी हम लोग चक्कर में आए कि भाई क्या हो रहा है। फिर बाबरी मस्जिद का मामला खड़ा हुआ, उसमें माफ़ करें जी, हमारी तरफ से बहुत हिमाकतें हुई। जी। मेरा तो हमेशा से ये कहना था और कि भाई बाबरी मस्जिद जो है वो इतनी अहम मस्जिद, वो पॉलिटिकल खेल है, पॉलिटिकल खेल को पॉलिटिकली खेलो। ये उसमें इमोशनली लड़ गए, यही वो चाहते थे कि आप अटक जाएं बाबरी मस्जिद में और कम्युनलाइजेशन होने लगे, पोलराइजेशन हो जाए। आपको तो सीधे सीधे मियाँ आपकी तो जहाँ चटाई आपने बिछा दी मक्के की तरफ करके आपकी नमाज हो गई। वो कौन सी ऐसी अजीम शान मस्जिद थी? जामा मस्जिद तो थी नहीं। आपको उसको, बल्कि मैं तो और आगे बढ़ के कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये जो है काशी विश्वनाथ और मथुरा, ये आपकी अहम मस्जिदें नहीं हैं, उन्होंने इसको एहतराम दे रखा है अपने धर्म। अच्छा ये बात देखिए, ये बात, ये हमारी बेवकूफ़ी है। उससे खेल बिगड़ा, उससे खेल जो बिगड़ा अब ये है कि इनके दिमाग में ये आ गया। कांग्रेस भी धीरे धीरे यही काम कर रही थी। अगर आप याद रखें कि सरदार मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, वहाँ कटास राज के पास राज क्या है, मंदिर जो थे वो तैयार किए गए। गाह में जहाँ ये पढ़े थे, जो वेस्ट पाकिस्तान पंजाब में है, वहाँ तैयार किया गया कि आएँ, ये मारे डर के गए नहीं, क्योंकि ये था कि अगर वहाँ जाएंगे तो पाकिस्तान के करीब ये समझे जाएंगे, पाकिस्तान के करीब समझे जाएंगे तो हिंदुस्तान का हिंदू इनसे दूर होता जाएगा। तो लिहाजा एक कंपटीशन इन हिंदू रेडिकलिज्म में कांग्रेस और बीजेपी मुलव्विस हो गई। और जब ये खेल होता है तो भाई, जिसे एक अंग्रेजी में कहावत है, रियल मकॉय, जो असली होता है वो निकल जाता है। अब इस लेके इस खेल को दौड़ गए हमारे ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अच्छा, मैं एक सवाल, ये अभी जो आपने दो तीन बातें कही, एक तो ये कि हम बेवकूफ़ बने, दूसरे ये कि हम माने या ना, गलत सियासत खेली, और हम माने या ना माने हम मलीच हैं। तीसरी बात ये कि अयोध्या चली गई, दे देनी चाहिए, मथुरा दे देना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ नहीं, वो ठीक है, वो आप उस पर नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है किसी का भी, लेकिन इन सब चीज़ों के कंप्रोमाइज़ या जो मूवमेंट्स चले, वो उस सब के बावजूद आपको वो कौन सी ऐसी चीज़ें महसूस हुई जिसकी वजह से आपने बीइंग द अदर किताब लिखी, और उस किताब में बाकायदा में वतन में गैर, जिसका उर्दू और हिंदी ट्रांसलेशन भी छपा है, वो कैसी सिचुएशन बनी कि आपको एक तरह से एक पछतावा सा महसूस होने लगा कि उस कंपोजिट कल्चर को जिसको आप अप्रिशिएट करते रहे थे, अब आपको ऐसा लगने लगा कि शायद नहीं, हम गलत। अब मैं जब उसकी बात करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। जी, वो सब है, जी, लेकिन इतना
अब ऐसा लगता है जैसे एक चीज़ हो जाती है क्लीशे, जी जी कि भाई नकवी साहब कब तक कहोगे ये। अब तो घिसपिट, तो ये वो लाइन पिट गई। जी जी जी। अब वो लाइन शशि थरूर साहब ले रहे हैं। जी, जी, ये मजे की जी बात। जी जी। सितम जरीफी तो उनकी चलेगी, उनकी चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। अब वो ले रहे हैं। जी। तो 1982 में जब मुरादाबाद का राइट हुआ, मुझसे स्टेट्समैन के एडिटर ने कहा कि आप एक एडिटोरियल लिखिए। मैंने एडिटोरियल के बजाय एक मजमून लिखा, वो हिस्टोरिक है। पहला मजमून है कॉम्पोजिट कल्चर के ये एलिमेंट्स जो हैं जिनको कि स्पेल आउट किया गया। उससे पहले मुसलमान डरता था अपने मुल्ला से कि यार ये कहेंगे मुआशरा नाराज हो जाएगा, ये अगर कहेंगे तो हमारे मौलवी साहबान नाराज हो जाएंगे। मौलवी साहबान हमें माफ करें, हमें ले डूबे। जी जी जी, समझे ये ना? बहुत लोग महसूस कर रहे हैं, ये हमें ले डूबे हैं। और ये मौलवी जो सियासी लोगों के नजदीक हो गए, हुकूमतों के नजदीक हो गए, उन्हें तो बिल्कुल वो असल में एजेंट बन गए ना मुसलमान वोट के। जी। और मुसलमान वोट के एजेंट बन गए, तो लिहाजा वो छित भी मेरी पट भी मेरी, इधर से भी वो उधर से भी वो। और इंटरनेशनली भी क्या वो किसी ने शेर कहा है कि मस्जिदी तलक दौड़ लगा लेता था मुल्ला, अब तक तो फ़कत वो था मुसलमान का एजेंट। जी। देखा कहें सब अहले वतन दौड़ में आ गए, जर्मन का कोई और कोई जापान का एजेंट। तो खैर से मुल्ला भी हुआ दाखिले जन्नत। वाह। एक रियाद का है, एक है तेहरान का एजेंट। ये बहुत खूब, बहुत अब तो ऐसा लगता है एजेंसियों का भी एजेंट। तो ये का और एजेंसियों का एजेंट। तो अगर इन मौलवी साहिबान से हटके सियासत को सही तरीके से देखा जाए तो बात अब बहुत ज़्यादा बिगड़, लेकिन जो एक ढक्कन था, जो एक ऑपरेशन था, ये कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, वो मालूम हुआ कि वो जनरेशन जो बोसीदगी में गला दब गई है, वो अब नौजवान बच्चे जो स्कूलों कॉलेजों में निकले हैं, वो न हिंदू हैं न मुसलमान हैं, वो दरअसल हिंदुस्तानी हैं। ये जो एक जज्बा निकला दिखाई दिया है इस दौर में। अब उसमें ये रजिस्टर एनआरसी वगैरह जो है, उसकी डिटेल्स में न जाइए आप। लेकिन मुसलमान को ये झटका लगा कि अब मैं प्रूफ करता फिरूं कि मैं क्या हूं, और हिंदू को नहीं करना पड़ेगा। कुछ इस तरह के एक है। अब बताइए कि वहां पे उन्होंने पुलिस कह दिया कि गोली वहां से चली है, लिहाजा 70 दुकानें बंद, उन पर कुफर लगा दिया गया, अब ये हमने जब्त कर ली। और ये सब ज्यादतियां अगर होगी तब फिर उसका रिएक्शन होगा, उसका रिएक्शन होगा और रिएक्शन बुरा होगा। लेकिन जो अभी फिलहाल है उससे ऐसा लग रहा है कि अभी बोलने की सकत लोगों में है। कुछ जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, जैसे रवीश कुमार, ऐसे मैं तो उनकी तारीफ करता हूँ सब के, बड़ा दबंग इंसान है। और वो कैसे, वो मुझे फिर एक शेर याद आता है, जर्रे जर्रे की सियासत पे नज़र रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। ये गोया रवीश कुमार कह रहे हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं, मार डाले हमें बेमौत ये दुनिया वो है, हम जो जीते हैं तो जीने का हुनर रखते हैं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। सईद नकवी साहब, आपने बहुत ही डिटेल से और बहुत ही जिसे कहते हैं तजर्बात की बुनियाद पर जो बातें बताई हैं, मैं समझता हूँ हमारे व्यूवर्स ने बहुत कुछ सीखा होगा। और जो कई शेर आपने उलमा के बारे में जो बताया और रवीश कुमार के बारे में भी, मैं समझता हूँ वो बहुत ही मानी खेज़ हैं, बहुत दूर तक समझाते हैं कि आखिर हालात किस तरफ जा रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।